एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, बीच बीच में मैराथन वीडियोस भी मैं आप लोगों के लिए इंक्लूड कर रही हूँ। तो आज का जो मैराथन वीडियो है, जो कि हमने थ्योरीज ऑफ लर्निंग को बिल्कुल डिटेल में हम कर चुके हैं, यानी कि लर्निंग और थ्योरीज ऑफ लर्निंग का जो टॉपिक है वो मैं बिल्कुल कवर करवा चुकी हूँ। तो आज का जो मैराथन वीडियो है उसमें मैंने लर्निंग और लर्निंग की थ्योरीज को जो हमने टॉपिक्स डिस्कस किए हैं उस टॉपिक से रिलेटेड 50 इंपोर्टेंट एमसीक्यूज को इंक्लूड किया है। यानी कि आज की इस वीडियो में अधिगम और अधिगम के सिद्धांत कौन कौन से हैं, उन सब से रिलेटेड 50 इंपोर्टेंट एमसीक्यूज रहेंगे। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। लर्निंग से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज बनेंगे मैं कोशिश करूंगी कि ऑल ओवर आप लोगों को कवर करवा सकूं। तो आज का ये पहला पार्ट है, इसमें हम कुछ 10-11 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आज हम एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 1 करेंगे, यानी कि लर्निंग और लर्निंग थ्योरीज से रिलेटेड कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, पेब्लो इज फेमस फॉर हिज वर्क। देखिए पेब्लो ने कौन सी थ्योरी दी थी या किस काम के लिए फेमस है। फर्स्ट है कॉन्टीजेंट कंडीशनिंग, सेकंड है ऑपरेंट कंडीशनिंग, और थर्ड है क्लासिकल कंडीशनिंग, और फोर्थ है ऑपोजिशनल कंडीशनिंग। तो किस फील्ड में उन्होंने काम किया था? तो पेब्लो ने जो काम किया था वो क्या था, क्लासिकल कंडीशनिंग पर, यानी कि उन्होंने डॉग पर एक्सपेरिमेंट किया था, और इस थ्योरी के लिए उनको 1904 में नोबेल प्राइज भी मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, थॉर्नडाइक डेवलप्ड द लॉ ऑफ एफर्ट, लॉ ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ इफ्यूजन या लॉ ऑफ इफेक्ट। देखिए हमने अभी रिसेंटली ट्रायल एंड एरर थ्योरी जब डिस्कस की थी तो हमने थॉर्नडाइक की 3 प्राइमरी लॉज को डिस्कस किया था, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ प्रैक्टिस एंड लॉ ऑफ इफेक्ट। तो इनमें जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा, लॉ ऑफ इफेक्ट, यानी कि प्रभाव का नियम उन्होंने डेवलप किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, The study of learning is most closely associated with which school of psychology? यानी कि जो लर्निंग की स्टडी है वो कौन से स्कूल ऑफ साइकोलॉजी से ज्यादा एसोसिएट है, किससे ज्यादा जुड़ी हुई है? फर्स्ट ऑप्शन है साइको एनालिटिक, ह्यूमनिस्ट, सोशल और बिहेवियरिस्ट। देखिए रिसेंटली जब मैंने थ्योरी स्टार्ट की थी तो आप लोगों को 3 स्कूल ऑफ साइकोलॉजी के बारे में बताया था, बिहेवियरिज्म, कॉग्निटिविज्म और कंस्ट्रक्टिविज्म। तो जितनी भी लर्निंग की थ्योरीज है वो इन्हीं 3 सेक्ट्स, 3 स्कूल्स के अंतर्गत आती हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा, बिहेवियरिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन क्लासिकल कंडीशनिंग यूएस स्टैंड फॉर। क्या है यूएस का मतलब? अनइंटेंशनल स्टिमुलस, अनकंडीशनड स्टिमुलस, अनकनेक्टेड स्टिमुलस या नन ऑफ द अबव। तो क्या था यूएस का मतलब? था अनकंडीशनड स्टिमुलस। तो पेवलोव की जो थ्योरी हमने की थी तो उसमें जो डॉग के सामने जो फूड दिया जाता था वो अनकंडीशनड स्टिमुलस था। फूड को देखकर डॉग जो है सेलिवेट कर रहा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेज बेस्ट सम अप द लॉ ऑफ इफेक्ट। यानी कि लॉ ऑफ इफेक्ट में के लिए कौन सी जो फ्रेज है वो सबसे बेस्ट है? Think before you act. If you can't beat them, join them. If it works, repeat it. Next है measure twice, cut once. देखिए लॉ ऑफ इफेक्ट जो थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया था वो क्या कहता है, अगर किसी व्यक्ति पर अच्छा प्रभाव पड़ता है तो व्यक्ति उस कार्य को रिपीट करता है, यानी कि अगर रेनफोर्समेंट मिलता है तो वो उस काम को दोबारा से करेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, इफ इट वर्क्स रिपीट इट, यानी कि अगर अच्छा प्रभाव पड़ता है तो व्यक्ति उस कार्य को रिपीट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू ट्रेन हर पपी टू रोल ओवर, रीता बिगेन बाय रिवॉर्डिंग इट फॉर सिंपली लाइंग डाउन, लेटर सी ओनली रिवॉर्डेड द पपी इफ इट ले डाउन एंड टर्न टू वन साइड, लेटर स्टिल द पपी ओनली गोट अ रिवार्ड इफ इट ले डाउन, टर्न एंड देन रोल्ड ओवर। रीता वॉज यूजिंग। देखिए क्वेश्चन को समझते हैं सबसे पहले, टू ट्रेन हर पपी टू रोल ओवर। देखिए एक लड़की है वो क्या कर रही है, अपनी पप्पी को रोल ओवर करना सिखाना चाह रही है। तो सबसे पहले वो अपनी पप्पी को रिवॉर्ड देती है अगर वो सिंपली लाई डाउन करता है, यानी कि वो लेटता है, लेटना सिखाती है। उसके बाद वो क्या करती है, उसको पप्पी को रिवॉर्ड देती है, वो ले डाउन प्लस टर्न टू वन साइड, यानी कि ले डाउन के साथ साथ वो एक साइड टर्न करना भी सीखता है। उस चीज के लिए वो उसको रिवॉर्ड करती है। बाद में वो चाहती है वो पप्पी को रिवॉर्ड तभी देगी जब वो ले डाउन
यानी कि ले डाउन लेटेगा, एक साइड टर्न करेगा और देन रोल्ड ओवर, और उसके बाद वो रोलिंग करेगा, तो तभी उसको रिवॉर्ड मिलेगा। तो रीता क्या करना चाह रही है, क्या है ये, किस चीज पर फोकस किया गया है? क्लासिकल कंडीशनिंग है? क्लासिकल कंडीशनिंग तो नहीं है, क्योंकि क्लासिकल कंडीशनिंग में तो कोई स्टिमुलस होता है, उसके बाद कोई रिस्पॉन्स आता है। मॉडलिंग भी नहीं है, फिक्स इंटरवल शेड्यूल का प्रयोग भी नहीं किया गया है, यानी कि रीइंफोर्समेंट में दो तरह के शेड्यूल्स है ना, एक तो फिक्स इंटरवल शेड्यूल और एक है वेरिएबल इंटरवल शेड्यूल। तो फिक्स इंटरवल यानी कि फिक्स टाइम के बाद उसको जो है रीइंफोर्समेंट नहीं दिया जा रहा है, तो वो उसके व्यवहार को शेपिंग देने की कोशिश कर रही है। क्या कर रही है? शेपिंग, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। जैसा कि हमने ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी में, हालांकि वो एक्सपेरिमेंट मैंने आप लोगों को नहीं कराया था, लेकिन जस्ट बताया था कि जो पिजन पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, स्किनर के द्वारा पिजन पर जो एक्सपेरिमेंट किया था, तो उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने जो पिजन होता है उसको इसी तरह से शेप किया था, यानी कि एक तरफ अगर वो टर्न करता है तो उसको रीइंफोर्समेंट मिलता है, अगर वो दूसरी तरफ घूम जाता है, जो गलत डायरेक्शन की तरफ हो जाता है, तो उसको पनिशमेंट दिया जाता है। तो एक तरह से शेपिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पर है। तो वो अपने डॉग को जो है, अपने पपी को क्या कर रही है? शेप देने की कोशिश कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? इन क्लासिकल कंडीशनिंग यू आर एंड सी आर आर, देखिए यू आर और सी आर, यू आर का मतलब है अनकंडीशनड रिस्पॉन्स और सी आर का मतलब होता है कंडीशनड रिस्पॉन्स। तो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी में वो क्या काम करते हैं? ऑपोजिट बिहेवियर्स है, सेम बिहेवियर, द रिजल्ट ऑफ एक्सटिंक्शन या द सेम स्टिमुलस। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए अनकंडीशनड रिस्पॉन्स और कंडीशनड रिस्पॉन्स क्या है। तो इस थ्योरी में हमने डिटेल में डिस्कस किया था क्लासिकल कंडीशनिंग में, फिर भी मैं आप लोगों को एक बार बता देती हूँ। देखिए अनकंडीशनड रिस्पॉन्स वो होता है जो ऑटोमेटिक होता है, यानी कि जैसे फूड को देखकर डॉग का सेलिवेशन करना, तो सेलिवेशन क्या है? अनकंडीशनड रिस्पॉन्स है, ठीक है। अब इसके बाद जब डॉग को कंडीशनिंग करवाई गई थी, यानी कि फूड के साथ साथ, यानी कि बेल प्लस फूड दोनों को, जब यानी कि पहले उसको फूड दिया जा रहा था, फिर बेल भी बजाई जा रही थी, तो डॉग बेल के साथ कंडीशनड हो गया था, यानी कि अगर उसको फूड नहीं भी दिया जा रहा था, सिर्फ बेल बजाई जा रही थी, तो भी वो सेलिब्रेट कर रहा था। तो जो बेल है वो क्या है? बेल को देखकर डॉग का सेलिब्रेट करना, तो वो क्या कर रहा था? कंडीशन रिस्पॉन्स। तो एक तरह से दोनों में क्या हो रहा है? अनकंडीशन रिस्पॉन्स में भी वो क्या कर रहा है? सेम बिहेवियर कर रहा है, और कंडीशन रिस्पॉन्स में भी सेम बिहेवियर को कर रहा है, सेलिब्रेशन का करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? गिविंग अ स्टूडेंट एक्स्ट्रा होमवर्क आफ्टर दे मिसबिहेव इन अ क्लास इज एन एग्जाम्पल ऑफ। देखिए एक बच्चा जिसको एक्स्ट्रा होमवर्क दिया जाता है, अगर वो क्लास में मिसबिहेव करता है, तो ये कौन सा एग्जाम्पल है, किस चीज का एग्जाम्पल है? पॉजिटिव पनिशमेंट है, नेगेटिव पनिशमेंट है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है, या नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है? तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा, यानी कि टीचर जो है बच्चे को कुछ ना कुछ दे रही है। तो पॉजिटिव पनिशमेंट और पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में कुछ ना कुछ बच्चे के बिहेवियर में ऐड होता है, यानी कि उनको कुछ ना कुछ दिया जाता है। तो यहाँ पनिशमेंट दिया जा रहा है क्योंकि बच्चे मिसबिहेव कर रहे हैं, तो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट हो नहीं सकता, क्योंकि जब बच्चा कोई अच्छा काम करता है तो रीइंफोर्समेंट मिलता है, और अगर गलत काम करता है तो उसको पनिशमेंट दिया जाता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो नेगेटिव पनिशमेंट में तो कुछ ना कुछ रिमूव किया जाता है, और पॉजिटिव पनिशमेंट में उसको कुछ दिया जाता है ताकि उसके व्यवहार को डिक्रीज किया जा सके। तो यहाँ बच्चे के व्यवहार को सुधारने के लिए कुछ किया जा रहा है। आइए देखते हैं व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट द लाइक्लीहुड ऑफ अ बिहेवियर एंड नेगेटिव रीइंफोर्समेंट द लाइक्लीहुड ऑफ अ बिहेवियर। देखिए पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट किसी भी व्यक्ति के व्यवहार को इंक्रीज करते हैं, चाहे वो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट हो या नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। देखिए अगर आप क्वेश्चंस को अच्छे से करना चाहते हैं तो आपको कॉन्सेप्ट का क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो कॉन्सेप्ट अगर आप समझ जाएंगे तो क्वेश्चंस आप अपने आप सोल्व कर पाएंगे। तो आपने अगर क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरीज की मेरी वीडियोस देखी हैं तो आपको इस क्वेश्चन को मेरे को समझाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो वहां मैंने आप लोगों को बताया था कि पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट दोनों ही किसी व्यक्ति के व्यवहार को इंक्रीज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? पॉजिटिव पनिशमेंट
बिहेवियर एंड नेगेटिव पनिशमेंट बिहेवियर। देखिए पॉजिटिव पनिशमेंट और नेगेटिव पनिशमेंट दोनों ही व्यवहार को वीकन करते हैं। ये हमने ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी में देखा भी था, पढ़ा भी था, बहुत अच्छे से मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया है। जबकि पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट इंक्रीज करते हैं और पॉजिटिव पनिशमेंट और नेगेटिव पनिशमेंट दोनों ही व्यक्ति के व्यवहार को वीक करते हैं, यानी कि उसने जो गलती की है उसको सुधारने के लिए पॉजिटिव या नेगेटिव पनिशमेंट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a researcher trains a dog to salivate to the sound of a bell, then he turns the light on just before he sounds the bell. If he continues to do this until the dog starts to salivate as soon as the lights go on, he has demonstrated latent learning, insight, सेकेंड ऑर्डर कंडीशनिंग या एक्सटिंक्शन। देखिए एक रिसर्चर क्या करता है, एक डॉग को सेलिवेट करना सिखाता है विद द साउंड ऑफ द बेल, यानी कि पहले बेल बजाई जाती है फिर वो उसको सेलिवेट करना सिखाता है। उसके बाद वो क्या करता है, इसी प्रोसेस में आगे बढ़ता है और पहले लाइट ऑन करता है फिर साउंड ऑफ द बेल, यानी कि पहले बेल बजाने से पहले लाइट ऑन करता है। और इस प्रोसेस को बहुत टाइम तक कंडीशनिंग करवाई जाती है डॉग को कि डॉग जो है सिर्फ लाइट के साथ सेलिवेट करना सीख जाए। तो वो क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है, तो वो क्या है, एक सेकंड ऑर्डर की कंडीशनिंग करवा रहा है। यानी कि पहली कंडीशनिंग क्या थी कि सेलिवेशन विद द साउंड ऑफ द बेल, यानी कि जैसे ही बेल बज रही थी तो डॉग सेलिवेट कर रहा था, तो वो एक दूसरी कंडीशनिंग उसको सिखाने की कोशिश कर रहा है कि जैसे ही लाइट ऑन होती है तो भी डॉग सेलिवेट करे। हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि हम लर्निंग और लर्निंग थ्योरीज को अभी डिटेल में मैं आप लोगों को करवा रही हूँ, क्योंकि लर्निंग से रिलेटेड टॉपिक ही हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आप सभी जानते हैं कि मैंने एक एमसीक्यू सीरीज लर्निंग और लर्निंग थ्योरीज से रिलेटेड साथ साथ स्टार्ट की है। तो आज उसका पार्ट 2 हम डिस्कस करेंगे, यानी कि कुछ इंपोर्टेंट एमसीक्यूज को हम डिस्कस करेंगे, यानी कि अधिगम और अधिगम के सिद्धांत। एक बहुत ही ब्रॉड, मतलब बहुत सारे टॉपिक्स इसमें हैं, बहुत सारी थ्योरीज हैं, तो एमसीक्यूज भी बहुत सारे होंगे। तो आज हम पार्ट 2 डिस्कस करेंगे, यानी कि कुछ और एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। तो अब हम डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को लर्निंग और लर्निंग थ्योरीज से रिलेटेड। फर्स्ट क्वेश्चन, द रिलेशनशिप बिटवीन स्टिमुलस। देखिए यहाँ स्टिमुलेंट नहीं है, स्टिमुलस आएगा, यहाँ पे एस आएगा यहाँ पे, ठीक है। स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स इज कॉल्ड, यानी कि जो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच जो रिलेशन होता है उसको क्या कहा जाता है, मोटिवेशन, वर्क, कंडीशनिंग या लर्निंग। तो देखिए हमने थ्योरीज भी की है, क्लासिकल कंडीशनिंग या ऑपरेंट कंडीशनिंग। तो उसमें क्या होता है, स्टिमुलस होता है और रिस्पॉन्स होता है, तो दोनों के बीच का जो संबंध या रिलेशन होता है उसको हम कंडीशनिंग कहते हैं। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। विच लर्निंग इज परमानेंट। देखिए कौन सी लर्निंग परमानेंट होती है, बाय रॉट, बाय अंडरस्टैंडिंग, आफ्टर सीइंग या बाय लिसनिंग। यानी कि किस तरह की लर्निंग जो है परमानेंट होती है, जो हम रटकर करते हैं वो, बाय अंडरस्टैंडिंग जो हम समझकर करते हैं, आफ्टर सीइंग देखने के बाद, या बाय लिसनिंग सुनकर। तो जो चीज हम समझ के साथ करते हैं, विद अंडरस्टैंडिंग करते हैं, वो लर्निंग परमानेंट होती है। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू ट्रायल एंड एरर थ्योरी ऑफ लर्निंग, व्हाट इज नेसेसरी फॉर लर्निंग। देखिए ट्रायल एंड एरर थ्योरी के अनुसार लर्निंग के लिए क्या नेसेसरी होना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है स्टिमुलस, सेकंड है रिस्पॉन्स, बोथ या नन। देखिए ट्रायल एंड एरर थ्योरी में क्या होता है, स्टिमुलस होता है, कोई ना कोई स्टिमुलस होता है, उसके प्रति कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स किया जाता है। जैसे कि हमने थॉर्नडाइक ने जो कैट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था उसमें देखा था। तो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स दोनों का ही होना बहुत जरूरी है। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। अंजलि इज टीचिंग अ टॉपिक ऑफ ज्योग्राफी टू हर स्टूडेंट्स ड्यूरिंग द लेक्चर, What kind of learning occurs in students। देखिए अंजलि जो है अपने स्कूल के बच्चों को एक टॉपिक पढ़ा रही है ज्योग्राफी का। तो ड्यूरिंग द लेक्चर व्हाट काइंड ऑफ लर्निंग occurs in students। तो जब वो पढ़ा रही होती है तो बच्चों की लर्निंग किस प्रकार की होगी, रिसेप्टिव लर्निंग होगी, डिस्कवरी लर्निंग होगी, या मीनिंगफुल या रॉट लर्निंग। देखिए रॉट का मतलब होता है रट्टा लगाना,
तो सीखने रट्टा लगाने वाली लर्निंग तो नहीं हो रही है यहाँ पे, क्योंकि वो पढ़ा रही है और बच्चे उसको ग्रहण कर रहे हैं। तो यहाँ पर डिस्कवरी लर्निंग भी नहीं होगी, मीनिंगफुल लर्निंग भी नहीं होगी। कौन सी होगी? रिसिप्टिव, क्योंकि बच्चे रिसीव कर रहे हैं इंफॉर्मेशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, when a learner does not intend to correlate the old information with the new one or understand the concepts he or she follows। देखिए, जब एक लर्नर पुरानी इंफॉर्मेशन को न्यू इंफॉर्मेशन के साथ कोरिलेट नहीं करता है, उसको कॉन्सेप्ट को वो अंडरस्टैंड नहीं कर रहा है, समझ नहीं रहा है, तो वो क्या फॉलो कर रहा है? डिस्कवरी लर्निंग, रिसेप्टिव लर्निंग, रोट लर्निंग या मीनिंगफुल लर्निंग? तो देखिए, सीधी सी बात है, जब वो अंडरस्टैंड ही नहीं कर रहा है तो इसका मतलब है वो सिर्फ रोट लर्निंग को प्रमोट कर रहा है, उसको फॉलो कर रहा है, वो सिर्फ कॉन्सेप्ट को नहीं समझ रहा है, रट्टा लगाने वाली लर्निंग को वो फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए देखते हैं व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू स्किनर ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, अ नेगेटिव रीइंफोर्समेंट इज। देखिए, स्किनर ने जो ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी दी है उसके अकॉर्डिंग नेगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या है? नथिंग बट पनिशमेंट, अ बायोफीडबैक, अ विड्रॉइंग और रिमूवल ऑफ अ पॉजिटिव रीइंफोर्सर और एन इंस्टिंक्टिव ड्रिफ्ट। तो देखिए कौन सा आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट पनिशमेंट बिल्कुल नहीं है, ना ही बायोफीडबैक है, ना ही इंस्टिंक्टिव ड्रिफ्ट है। इसमें क्या होता है, कोई भी चीज किसी से रिमूव कर ली जाती है, यानी कि एक पॉजिटिव रीइंफोर्सर को रिमूव कर लेना, विड्रॉ कर लेना, दैट इज नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। Current positive reinforcement requires the individual to imagine performing a particular task or behavior followed by। देखिए, किसी व्यक्ति को पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट कब मिलेगा? जब कोई वो पर्टिकुलर टास्क करता है तो उसको पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट कब मिलेगा? जब उसके कॉन्सिक्वेंसेज नेगेटिव होंगे, जीरो कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस होगा या न्यूट्रल कॉन्सिक्वेंस होगा। देखिए, किसी भी व्यक्ति को किसी पर्टिकुलर बिहेवियर या किसी पर्टिकुलर टास्क के लिए अगर पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट दिया जाता है, कब दिया जाता है? वो तभी दिया जाता है जब उस काम का जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव होगा, यानी कि उसका जो रिजल्ट होगा वो पॉजिटिव होगा, तभी उसको पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मिलेगा, यानी कि पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस होगा तभी पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। A very useful principle of learning is that a new response is strengthened by। देखिए, लर्निंग के एक महत्वपूर्ण प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो न्यू रिस्पॉन्स है वो स्ट्रेंथन किसके द्वारा होती है? पनिशमेंट से होती है, रीइंफोर्समेंट से होती है, बायोफीडबैक या डिस्क्रिमिनेटिव स्टिमुलस के द्वारा। तो देखिए, जब किसी भी न्यू रिस्पॉन्स को अगर रीइंफोर्समेंट मिलता है तो वो स्ट्रेंथन होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। इन कॉन्टिन्यूस रीइंफोर्समेंट शेड्यूल एवरी एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स इज रीइंफोर्स्ड, इज नॉट रीइंफोर्स्ड, इज समटाइम्स रीइंफोर्स्ड, इज एन इंस्टिंक्टिव ड्रिफ्ट। देखिए, कॉन्टिन्यूस रीइंफोर्समेंट शेड्यूल, तो पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जब हमने स्किनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी की थी तो मैंने रीइंफोर्समेंट शेड्यूल को बिल्कुल डिटेल में करवाया था कि कितने प्रकार से रीइंफोर्समेंट दिया जा सकता है। एक होता है कॉन्टिन्यूस, दूसरा होता है पार्शियल। आगे पार्शियल जो रीइंफोर्समेंट शेड्यूल होता है उसको भी हमने पार्ट्स में डिवाइड किया था। तो कॉन्टिन्यूस रीइंफोर्समेंट शेड्यूल में क्या होता है, हर एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स को रीइंफोर्स किया जाता है, जबकि पार्शियल में क्या होता है, कभी कभी रीइंफोर्समेंट दिया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए देखते हैं व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट इज अ रेशियो शेड्यूल स्टेटिंग अ रेशियो ऑफ रिस्पॉन्सेज टू रीइंफोर्समेंट। देखिए, शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट में ये रेशियो शेड्यूल है जिसमें स्टेटिंग अ रेशियो ऑफ रिस्पॉन्सेज, यानी कि कुछ फिक्स रिस्पॉन्सेज के बाद रीइंफोर्समेंट दिया जाता है। तो ये किस तरह का शेड्यूल है रीइंफोर्समेंट का? वेरिएबल रेशियो शेड्यूल है। देखिए, वेरिएबल रेशियो शेड्यूल है या फिक्स्ड इंटरवल शेड्यूल है, वेरिएबल इंटरवल शेड्यूल है या फिक्स्ड रेशियो शेड्यूल है। तो ये होगा फिक्स्ड रेशियो शेड्यूल, यानी कि रेशियो शेड्यूल दो तरह से होता है, एक होता है फिक्स्ड और एक होता है वेरिएबल। तो फिक्स्ड रेशियो शेड्यूल में कुछ
पर्टिकुलर यानी कि फिक्स रिस्पॉन्सेज के बाद जो है रेइंफोर्समेंट दिया जाता है, जबकि वेरिएबल रेशियो शेड्यूल में जो रिस्पॉन्सेज होते हैं उनको वेरी कर दिया जाता है, और जो इंटरवल वाले हैं वो तो होंगे नहीं, क्योंकि इंटरवल का संबंध किससे होता है, टाइम से होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, यानी कि फिक्स्ड रेशियो शेड्यूल है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। रिस्पोंडेंट्स आर इलिसिटेड एंड ऑपरेंड्स आर नॉट इलिसिटेड बट दे आर। देखिए, रिस्पोंडेंट्स इलिसिटेड होते हैं, लेकिन जो ऑपरेंड्स होते हैं वो इलिसिटेड नहीं होते। इलिसिटेड का मतलब होता है टू गेट समथिंग। तो इन दोनों में क्या कॉमन है? इमिटेड स्पॉन्टेनियसली, इमिटेड वॉलंटरीली, परमानेंट रिस्पॉन्सेज और टेम्परेरी रिस्पॉन्सेज। देखिए, परमानेंट और टेम्परेरी रिस्पॉन्सेज तो बिल्कुल नहीं है, यानी कि ये तो दोनों ही ऑप्शन गलत है, और ना ही वॉलंटरीली यानी कि स्वेच्छा से उत्सर्जित होने वाली क्रियाएं भी नहीं है ये, क्योंकि जो रिस्पोंडेंट्स होते हैं उसमें क्या होता है, जैसे आपने क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी में देखा था कि जो पैवलोव ने डॉग पर एक्सपेरिमेंट किया था, तो डॉग जो है फूड को देखकर सैलिवेट करता है, तो वो एक इनवॉलेंट्री अचानक से होने वाली यानी कि अपनी इच्छा के बगैर होने वाली जो क्रियाएं होती है उसको बोलते हैं इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्सेज। तो वॉलेंट्री रिस्पॉन्सेज भी नहीं है, तो दोनों में क्या कॉमन है, दोनों ही अचानक से उत्सर्जित होते हैं, यानी कि इमिटेड स्पॉन्टेनियसली। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो। हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है और आप लोगों के लिए हेल्पफुल है तो प्लीज इन्हें लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अब स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको लर्निंग एंड लर्निंग थ्योरीज से रिलेटेड एक एमसीक्यू सीरीज जो कि मैंने स्टार्ट की है उसका पार्ट नंबर 3 करेंगे, यानी कि कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, जो भी हम एमसीक्यूज कर रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, चाहे आपका सीटेट हो, एचटेट हो, नेट हो या अदर टीचिंग एग्जाम्स, केवीएस, एनवीएस, यानी कि किसी भी टीचिंग एग्जाम में लर्निंग और लर्निंग थ्योरीज से रिलेटेड जो भी आपसे टॉपिक पूछा जा सकता है उसको आप क्लियरली कर सकते हैं अगर आप एमसीक्यूज और साथ में जो भी लर्निंग के टॉपिक्स मैंने बनाए हैं उनको बहुत ही ध्यान से देखेंगे, ध्यान से सुनेंगे, तो आपको कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और स्पेशली जो ये सीरीज है एमसीक्यूज की, ये आपके नेट इन एजुकेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी कि एमएड जिन्होंने किया है, एमए इन एजुकेशन जो कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, एमसीक्यू स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि लर्निंग और लर्निंग से रिलेटेड कौन कौन से टॉपिक हम अभी तक कवर कर चुके हैं। तो ये 12 वीडियोज में लर्निंग से रिलेटेड बना चुकी हूँ, आप इन टॉपिक्स को देख लीजिएगा। और आज की इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग इज ऑल्सो नॉन एज। तो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग को किस और नाम से जाना जाता है? क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग, मॉडलिंग या मैनिपुलेशन। तो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग क्या होती है? इसमें क्या होता है, व्यक्ति या बच्चा ऑब्जर्व करके सीखता है, किसी भी चीज को इमिटेट करता है, यानी कि समाज के कॉन्टेक्स्ट में होती है ये। समाज से व्यक्ति सीखता है कि समाज में क्या हो रहा है, उसको इमिटेट करना, उसको कॉपी करना, उसको ऑब्जर्व करना। तो ये जो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग है इसका कॉन्सेप्ट बंडूरा के द्वारा दिया गया है, उन्होंने अपनी सोशल लर्निंग थ्योरी में इसको डिस्क्राइब किया है। तो अगली ही वीडियो में हम इस टॉपिक को भी डिस्कस करेंगे, यानी कि बंडूरा की जो सोशल लर्निंग थ्योरी है उसी को मैं कवर करवाऊंगी। तो उसमें क्या होता है, क्लासिकल कंडीशनिंग नहीं है ये, ऑपरेंट कंडीशनिंग भी नहीं है, मैनिपुलेशन भी नहीं है। इसमें ऑब्जर्वेशन में क्या होता है, ऑब्जर्व करके सीखना, यानी कि किसी भी व्यक्ति को जो बच्चा होता है वो अपना रोल मॉडल मान लेता है और उसी के अकॉर्डिंग जो है व्यवहार करने की कोशिश करता है। तो ये क्या है, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। एक तरह से मॉडलिंग भी हम इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेकिंग अवे अ चाइल्ड्स टॉय after she has hit her brother to stop her hitting him again is an example of। देखिए, एक लड़की होती है, किसी बच्चे का टॉय ले लेने पर वो अपने भाई की पिटाई करती है, तो उस लड़की को रोकने के लिए कि वो दोबारा से उसकी पिटाई ना करे, ये किस तरह का एक एग्जाम्पल है? पॉजिटिव पनिशमेंट है, नेगेटिव पनिशमेंट है, विंडिकेटिव कंडीशनिंग है या ऑब्जर्वेशनल लर्निंग? देखिए, ये नेगेटिव पनिशमेंट है क्योंकि उस लड़की से कुछ रिमूव किया जा रहा है ताकि उसके व्यवहार को डिक्रीज किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द बिहेवियरिस्ट स्कूल प्लेज नो रोल इन लर्निंग। देखिए, बिहेवियरिस्ट स्कूल यानी कि व्यवहारवाद के अकॉर्डिंग लर्निंग में किसका अहम रोल नहीं है? एक्सपीरियंस, नर्चर, नेचर या पनिशमेंट।
तो देखिए एक्सपीरियंस, नर्चर और पनिशमेंट तीनों पर इन्होंने फोकस किया है, लेकिन नेचर को अवॉइड किया है, यानी कि प्रकृति का अहम रोल नहीं है। एक्सपीरियंस का भी है, नर्चर का भी है। देखिए कोई चीज किस तरह से डेवलप हो रही है, ग्रोइंग चीज जो होती है उसकी किस तरह से देखभाल करनी है, तो नर्चर, एक्सपीरियंस और पनिशमेंट तीनों पर ही इन्होंने फोकस किया है, नेचर को इन्होंने अवॉइड किया है। तो आगे बढ़ते हैं, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? Who elucidates the contiguity theory of reinforcement in the most pronounced and consistent manner? देखिए जो कॉन्टिग्यूटी थ्योरी है लर्निंग की, reinforcement की, वो किसके द्वारा दी गई है? गुथ्री, मैकडोगल, सी क्लार्क हल या जेबी वॉटसन। तो ये जो थ्योरी है कॉन्टिग्यूटी, ये एडवर्ड आर गुथ्री के द्वारा दी गई है, जिसमें स्टिमुलस रिस्पॉन्स के बॉन्ड का ही एसोसिएशन है। ये थ्योरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो अभी तक मैंने इसको नहीं करवाया है, बट जस्ट फॉर योर नॉलेज आपको पता होना चाहिए कि थ्योरी किसने दी है। तो ये एडवर्ड आर गुथ्री के द्वारा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु प्रीफर टू कॉल क्लासिकल कंडीशनिंग बाय द नेम ऑफ साइन लर्निंग? देखिए किस साइकोलॉजिस्ट के द्वारा क्लासिकल कंडीशनिंग को साइन लर्निंग के नाम से बुलाया गया है? मॉरर, गुथ्री, डब्ल्यू कोहलर या नन ऑफ द अबव? तो देखिए मॉरर एक साइकोलॉजिस्ट है जिन्होंने क्लासिकल कंडीशनिंग को साइन लर्निंग का भी नाम दिया है, यानी कि साइन या सिग्नल को देखकर लर्निंग होना। तो उस क्लासिकल कंडीशनिंग में भी ऐसा ही होता है कि जो डॉग होता है वो फूड को देखकर सेलिब्रेट करता है, यानी कि जैसे उसके सामने फूड आता है तो सेलिब्रेट करता है। तो इन्होंने कहा है कि इसको हम साइन लर्निंग भी कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? तो अगला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ लर्निंग experiments show how the behavior of animals can be controlled or shaped in a desired direction by making a careful use of reinforcement? देखिए क्वेश्चन क्या है, which type of learning experiment shows how the behaviors of animal can be controlled? यानी कि किस तरह की लर्निंग एक्सपेरिमेंट के द्वारा जो एनिमल्स हैं उनके बिहेवियर को कंट्रोल या शेप दिया जा सकता है किसी डिजायर्ड डायरेक्शन में। यूज ऑफ रीइंफोर्समेंट, यानी कि रीइंफोर्समेंट का यूज करते हुए किसी भी एनिमल के बिहेवियर को कंट्रोल या शेप दिया जा सकता है। वो कौन सा लर्निंग एक्सपेरिमेंट है या कौन सी लर्निंग थ्योरी है? क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, ऑपरेंट कंडीशनिंग है, लेटेंट लर्निंग है या साइन लर्निंग है? तो देखिए ऑपरेंट लर्निंग थ्योरी में क्या होता है, रीइंफोर्समेंट के द्वारा जो है रैट और जो पिजन था उसके बिहेवियर को शेप या कंट्रोल किया था, यानी कि जैसे ही वो अच्छा बिहेव करता है तो उसको रीइंफोर्समेंट मिलता है। तो ये को किस तरह की लर्निंग है? ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी में ये होता है, यानी कि ऑपरेंट कंडीशनिंग हम इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। द कॉन्टिन्यूस रीइंफोर्समेंट शेड्यूल इज जनरली यूज्ड इन द लास्ट पार्ट ऑफ ट्रेनिंग, इन अर्ली स्टेजेज ऑफ ट्रेनिंग, इन द मिडल पीरियड ऑफ ट्रेनिंग, इन बोथ लास्ट एंड फर्स्ट पार्ट ऑफ ट्रेनिंग। देखिए रीइंफोर्समेंट शेड्यूल जब हमने पढ़ा था ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी में, तो हमने देखा था दो तरह से होता है, एक होता है कॉन्टिन्यूस रीइंफोर्समेंट और दूसरा था पार्शियल। तो कॉन्टिन्यूस रीइंफोर्समेंट में क्या होता है कि हर रिस्पॉन्स के बाद रीइंफोर्समेंट दिया जाता है, लेकिन पार्शियल में क्या होता है, या तो पर्टिकुलर टाइम के बाद या पर्टिकुलर रिस्पॉन्सेज के बाद रीइंफोर्समेंट दिया जाता है। तो जो कॉन्टिन्यूस रीइंफोर्समेंट होता है वो अर्ली स्टेजेस ऑफ ट्रेनिंग के लिए बेहतर होता है, यानी कि स्टार्टिंग में क्या होता है, किसी को भी अगर आप बार बार रीइंफोर्समेंट देंगे तो उससे उसको मोटिवेशन मिलेगा। Which of the following is the incorrect pair? यानी कि इनमें से कौन सा जो पेयर है वो इनकरेक्ट है? साइन थ्योरी ऑफ लर्निंग टॉलमैन के द्वारा दी गई है, सोशल लर्निंग ब्रूनर के द्वारा दी गई है, ट्रायल एंड एरर थ्योरी थॉर्नडाइक के द्वारा दी गई है, फील्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग लेविन के द्वारा दी गई है। तो देखिए साइन थ्योरी टॉलमैन के द्वारा ही दी गई है, सोशल लर्निंग थ्योरी ब्रूनर के द्वारा नहीं दी गई है, ये दी गई है बंडूरा के द्वारा। तो ये वाला आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो गलत है, और ट्रायल एंड एरर थ्योरी हमने की थी थॉर्नडाइक के द्वारा दी गई है, और फील्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग लेविन के द्वारा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। इन ऑपरेंट कंडीशनिंग प्रोसीजर द रोल ऑफ रीइंफोर्समेंट इज वेरी सिग्निफिकेंट, नेग्लिजिबल, स्ट्रिकिंगली सिग्निफिकेंट या नन ऑफ द अबव। देखिए ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी में रीइंफोर्समेंट का क्या रोल है? देखिए
ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी में रीइंफोर्समेंट का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट होगा, क्योंकि रीइंफोर्समेंट के द्वारा किसी के भी व्यवहार को शेप दी जा सकती है, उसको कंट्रोल किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? टू डिस्टिंग्विश द कॉल ऑफ बर्ड्स, यानी कि बर्ड्स जो कॉल करते हैं, जो पुकार करते हैं, उसको किस तरह की लर्निंग के द्वारा डिस्टिंग्विश किया जा सकता है? साइन लर्निंग इज नेसेसरी, परसेप्चुअल लर्निंग इज नीडेड, ऑपरेंट कंडीशनिंग वुड बी कंडक्टिव, देखिए कंडक्टिव है, कंडीसिव नहीं है, इनसाइट इज नीडेड, या कंडीशनड रिस्पॉन्स विल बी हेल्पफुल। तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा? यानी कि बर्ड्स जो बोलते हैं उनको किस तरह से डिस्टिंग्विश किया जा सकता है, किस तरह की लर्निंग उसके लिए होनी चाहिए? तो उसके लिए परसेप्चुअल लर्निंग बहुत जरूरी है। परसेप्चुअल लर्निंग के द्वारा जो म्यूजिकल टोन होता है उसको डिफरेंशिएट किया जा सकता है। तो जो बर्ड कॉल करते हैं उसको डिस्टिंग्विश करने के लिए कौन सी लर्निंग होनी चाहिए? परसेप्चुअल लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। इन रियल लाइफ रीइंफोर्समेंट ऑफ एवरी रिस्पॉन्स इज ऑफ द नेचर ऑफ एन एक्सपेक्टेशन रादर देन द रूल, इम्पॉसिबल, नेसेसरी, नॉट नेसेसरी। देखिए रियल लाइफ में हर बार हर रिस्पॉन्स के बाद रीइंफोर्समेंट मिले, तो ये क्या है? ये एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि व्यक्ति एक्सपेक्ट करता है कि जब भी वो कोई अच्छा काम करता है तो उसको हर बार रीइंफोर्समेंट मिले। तो क्या होगा? आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ऑफ द नेचर ऑफ एन एक्सपेक्टेशन रादर देन द रूल। हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है और आप लोगों के लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ इन्हें लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आज की इस वीडियो में हम लर्निंग और लर्निंग थ्योरी से रिलेटेड कुछ और इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है, लर्निंग ऑफ अ पोयम और सॉन्ग इज ऑफ वर्बल एसोसिएशन, चेन लर्निंग, कॉन्सेप्ट लर्निंग और रूल लर्निंग। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये आपका रिलेटेड है हायरार्की ऑफ लर्निंग, यानी कि जो गेने का, रॉबर्ट गेने के द्वारा जो पदानुक्रम सिद्धांत की बात की गई है उससे रिलेटेड है। तो किसी पोयम को लर्न करना या किसी सॉन्ग को लर्न करना किस तरह की लर्निंग है? यानी कि वर्बल है, चेन लर्निंग है, कॉन्सेप्ट है, रूल है। देखिए चेन, कॉन्सेप्ट और रूल लर्निंग ये नहीं है, ये है वर्बल एसोसिएशन लर्निंग, यानी कि जो उन्होंने सीखा है उसको शाब्दिक रूप दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ गैनेस लर्निंग हायरार्की इज। देखिए गैने के द्वारा जो पदानुक्रम सिद्धांत दिया गया है उसका करेक्ट ऑर्डर क्या होगा? ये ऑप्शंस आपको यहाँ दे रखे हैं और आपको पता होना चाहिए कि उनकी जो हायरार्की दी गई उनके द्वारा, यानी कि जो 8 टाइप्स की बात की गई है उसमें उनका ऑर्डर क्या है। तो सबसे पहले नंबर पर आती है सिग्नल लर्निंग, उसके बाद स्टिमुलस रिस्पॉन्स, थर्ड पे चेनिंग, वर्बल एसोसिएशन, डिस्क्रिमिनेशन, कॉन्सेप्ट लर्निंग, रूल लर्निंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो यहाँ आप चेक कर सकते हैं जो फर्स्ट है वो क्या है, पहले रूल लर्निंग है, उसके बाद कॉन्सेप्ट। तो देखिए ये यहीं पे गलत हो गया है क्योंकि रूल लर्निंग जो है कॉन्सेप्ट लर्निंग के बाद आएगी, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका गलत है। ठीक है, नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट लर्निंग, कॉन्सेप्ट लर्निंग के बाद डायरेक्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग ही है, उसके बाद रूल लर्निंग है, तो आपका ऑप्शन बी भी गलत है। अब थर्ड नंबर पर क्या है, कॉन्सेप्ट लर्निंग, उसके बाद रूल लर्निंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग। देखिए ये जो ऑर्डर है ये बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि ये 6th, 7th और 8th, यानी कि पहले कॉन्सेप्ट फिर रूल और फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो आपका जो ऑप्शन होगा सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, शेड्यूल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट आर बेस्ड ऑन नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज व्हाइल शेड्यूल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट आर बेस्ड ऑन elapsed टाइम। देखिए शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट जो नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज पर आधारित होता है वो कौन सा होता है? तो वो होता है रेशियो शेड्यूल, यानी कि रिस्पॉन्सेज की बात रेशियो शेड्यूल में होती है और टाइम की बात किसमें होती है? इंटरवल शेड्यूल में। यहाँ आप देख सकते हैं एक होता है फिक्स्ड इंटरवल और एक होता है वेरिएबल। तो यहाँ पर फिक्स्ड और वेरिएबल की बात नहीं हो रही है, सिर्फ नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज और टाइम की बात हो रही है। तो टाइम का संबंध किससे होता है? इंटरवल से। फर्स्ट क्या आएगा? रेशियो, यानी कि नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज रेशियो से रिलेटेड होता है और इंटरवल का संबंध टाइम से। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। गिरीश गॉट sick after eating a peach. Now he feels sick when he looks at peaches, nectarines or plums. This illustrates
देखिए एक बच्चा होता है, वो पीच खाने के बाद बीमार पड़ जाता है, तो उसको ऐसा लगता है कि उसको पीच जैसी जो चीज दिखाई देती है, कुछ भी, जैसे प्लम है, नेक्ट्रिन्स है, यानी कि जो पीच की तरह ही होती है, तो उससे वो क्या इलुस्ट्रेट करता है, यानी कि किस तरह की लर्निंग उसको होती है। स्पॉन्टेनियस रिकवरी है, इंटरमीडिएट रेनफोर्समेंट है, मॉडलिंग है, या जनरलाइजेशन। देखिए ये जनरलाइजेशन है, यानी कि वो जनरलाइज कर रहा है कि उस जैसी चीजें उसको जो दिखाई देती हैं उसको लगता है कि वो भी अगर वो खाएगा तो बीमार हो जाएगा, तो वो क्या कर रहा है, जनरलाइज कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। A bakery gives customers a free pastry after every 6 pastry purchases. This is an example of what kind of reinforcement schedule. देखिए एक पेस्ट्री शॉप पर क्या होता है, कोई भी कस्टमर अगर 6 पेस्ट्री के पीस खरीदता है तो उनको एक फ्री पेस्ट्री दी जाती है, यानी कि रेशियो की बात हो रही है 6:1, तो 6 के ऊपर उनको एक फ्री पेस्ट्री दी जाती है। तो ये किस तरह का रेनफोर्समेंट शेड्यूल है, फिक्स्ड इंटरवल है, फिक्स्ड रेशियो है, वेरिएबल इंटरवल है, या वेरिएबल रेशियो। देखिए वेरिएबल की तो बात ही नहीं हो रही है, तो ये दोनों ऑप्शन आपके गलत हैं। अब आपको देखना है ये रेशियो है या इंटरवल। देखिए इंटरवल का संबंध टाइम से होता है, रेशियो का नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज से होता है, तो यहाँ नंबर्स की बात हो रही है, यानी कि 6 के ऊपर एक जो पेस्ट्री है वो फ्री दी जा रही है, तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट होगा, यानी कि फिक्स्ड रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। An intermittent schedule of reinforcement that reinforces behavior after an average but unpredictable amount of time has passed is called a schedule. देखिए इंटरमीडिएट शेड्यूल का मतलब होता है इर्रेगुलर इंटरवल शेड्यूल। तो इर्रेगुलर इंटरवल शेड्यूल में किसी के बिहेवियर को रिइंफोर्स किया जाता है आफ्टर एन एवरेज, यानी कि एक औसत के बाद, लेकिन जो टाइम है वो अनप्रिडिक्टेबल है, यानी कि अमाउंट ऑफ टाइम क्या है, अनप्रिडिक्टेबल है। तो हमने अभी पिछली स्लाइड में भी डिस्कस किया था, जो पार्शियल रेनफोर्समेंट होता है उसमें एक होता है इंटरवल शेड्यूल जो कि फिक्स्ड और वेरिएबल, दो तरह का होता है। एक होता है रेशियो शेड्यूल, ये भी दो तरह का होता है, फिक्स्ड और वेरिएबल। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अमाउंट ऑफ टाइम, और अमाउंट ऑफ टाइम क्या है, फिक्स्ड नहीं है, अनप्रिडिक्टेबल है। तो आपका क्या होगा, फिक्स्ड रेशियो, वेरिएबल रेशियो, फिक्स्ड इंटरवल या वेरिएबल इंटरवल। देखिए रेशियो की बात यहाँ पे हो ही नहीं रही है, तो ये तो दोनों ऑप्शन करेक्ट नहीं है। और फिक्स्ड इंटरवल की बात नहीं हो रही है क्योंकि जो टाइम है वो अनप्रिडिक्टेबल है, यानी कि रेनफोर्स किया जा रहा है किसी के व्यवहार को, तो वो कितने टाइम के बाद किया जा रहा है वो प्रिडिक्ट नहीं किया गया है, वो अनप्रिडिक्ट है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, यानी कि वेरिएबल इंटरवल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। Which schedule of reinforcement does not specify any fixed number, rather states the requirement in terms of an average। देखिए किस तरह का reinforcement शेड्यूल है जिसमें कोई स्पेसिफिक या फिक्स्ड नंबर्स की बात नहीं हो रही है, जबकि उसकी रिक्वायरमेंट एज अ एवरेज है, यानी कि एक औसत स्तर पर उसकी रिक्वायरमेंट है, लेकिन जो reinforcement शेड्यूल है वो फिक्स नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज से रिलेटेड नहीं है। तो यहाँ हमने इस इमेज में क्या देखा था, जो पार्शियल रेइंफोर्समेंट है वो दो तरह का होता है, इंटरवल और रेशियो। तो यहाँ इंटरवल की बात नहीं हो रही है क्योंकि इंटरवल का संबंध किससे होता है, टाइम से होता है। तो यहाँ पर बात हो रही है फिक्स्ड नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज की, यानी कि बात हो रही है रेशियो शेड्यूल की। तो रेशियो शेड्यूल में भी आपने देखा दो तरह का होता है, एक फिक्स्ड और एक वेरिएबल। तो फिक्स्ड नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज की बात नहीं हो रही है कि जो रेइंफोर्समेंट है वो फिक्स्ड नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज के बाद नहीं दिया जा रहा है। तो क्या ऑप्शन होगा आपका, यानी कि वेरिएबल रेशियो शेड्यूल होगा। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, यानी कि जो रिस्पॉन्सेज हैं वो वेरी कर रहे हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच शेड्यूल ऑफ रेइंफोर्समेंट the experimenter reinforces the first correct response after a given length of time। देखिए किस तरह के रेइंफोर्समेंट शेड्यूल में कोई भी रेइंफोर्सर, यानी कि कोई भी एक्सपेरिमेंटर रेइंफोर्स कर रहा है फर्स्ट करेक्ट रिस्पॉन्स को कितने टाइम के बाद, फिक्स्ड लेंथ ऑफ टाइम के बाद। एक लेंथ ऑफ टाइम की बात हो रही है।
तो देखिए पिछली वीडियो में भी मैंने शेड्यूल ऑफ रेनफोर्समेंट को आपको अच्छे से समझाया है। एक और इमेज के द्वारा मैं आप लोगों को बता दूं कि जो शेड्यूल ऑफ रेनफोर्समेंट होता है वो दो तरह से होता है, कॉन्टिन्यूस और पार्शियल। कॉन्टिन्यूस में लगातार रेनफोर्समेंट दिया जाता है, पार्शियल में कुछ नंबर ऑफ इंटरवल और रेशियो की बात होती है। इंटरवल का संबंध आपका जो होता है वो किससे होता है, टाइम से होता है, और रेशियो का संबंध नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज से होता है। तो इंटरवल दो तरह का होता है, फिक्स्ड और वेरिएबल, और इसी तरह रेशियो भी दो तरह का होता है। फिक्स्ड रेशियो के बाद यानी कि फिक्स्ड नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज के बाद या जो नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज हैं उनको वेरी कर दिया जाता है। तो अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में क्या है कि जो एक्सपेरिमेंटर है वो रीइंफोर्स कर रहा है आफ्टर अ गिवन लेंथ ऑफ टाइम, यानी कि एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद रीइंफोर्स किया जा रहा है। तो ये किस तरह का रीइंफोर्समेंट शेड्यूल है? फिक्स्ड रेशियो शेड्यूल है, फिक्स्ड इंटरवल शेड्यूल है, वेरिएबल रेशियो शेड्यूल है, वेरिएबल इंटरवल शेड्यूल है। देखिए बात यहाँ पर टाइम की हो रही है, तो रेशियो के तो दोनों ही ऑप्शन आपके गलत होंगे, यानी कि रेशियो वाला जो भी ऑप्शन है वो आपका गलत होगा। अब आप यहाँ पर देख लीजिए कि फिक्स्ड इंटरवल शेड्यूल है या वेरिएबल। तो फिक्स्ड टाइम की बात हो रही है, यानी कि फर्स्ट करेक्ट रिस्पॉन्स के बाद उसको जो है रिइंफोर्समेंट किया जा रहा है। तो टाइम क्या है, फिक्स है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, यानी कि फिक्स्ड इंटरवल शेड्यूल होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। इन आवर डेली लाइफ एनी काइंड ऑफ लुकिंग फॉर थिंग्स विच अकर विदाउट एनी रेफरेंस टू आवर बिहेवियर में इलिस्ट्रेट द एप्लीकेशन ऑफ। देखिए रीइंफोर्समेंट शेड्यूल से रिलेटेड ही क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं। देखिए हम अपनी डेली लाइफ में एनी काइंड ऑफ लुकिंग फॉर थिंग्स विच अकर विदाउट एनी रेफरेंस, यानी कि कोई भी चीज को हम देख रहे हैं, कर रहे हैं, तो वो विदाउट एनी रेफरेंस के, यानी कि अचानक से हो रही है। तो ये किस तरह का रेइंफोर्समेंट शेड्यूल है? वेरिएबल इंटरवल शेड्यूल, फिक्स्ड रेशियो है, वेरिएबल रेशियो शेड्यूल है, या फिक्स्ड इंटरवल शेड्यूल है? तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? यानी कि जो चीजें हैं वो अचानक से हो रही हैं, यानी कि उसका फिक्स टाइम नहीं है। तो देखिए टाइम की बात यहाँ हो रही है, फिक्स टाइम की बात नहीं हो रही है। टाइम क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, किसी भी समय हो रही है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। कौन सा होगा? वेरिएबल इंटरवल शेड्यूल है ये, क्योंकि टाइम है वो फिक्स नहीं है, वेरी कर रहा है। रेशियो का संबंध नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर टाइम की बात हो रही है कि किसी भी समय अचानक से हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? विच टाइप ऑफ लर्निंग टेल्स अस व्हाट टू डू विद द वर्ल्ड एंड अप्लाइज टू व्हाट इज कॉमनली कॉल्ड हैबिट फॉर्मेशन। देखिए हैबिट फॉर्मेशन के लिए कौन सी लर्निंग होती है, यानी कि जो वर्ल्ड और उनको हम किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि एक हैबिट का बन जाना। हैबिट फॉर्मेशन की बात हमने किस तरह की लर्निंग में की थी? आपका ऑप्शन नंबर है इंसाइटफुल लर्निंग, सेकंड है लेटेंट लर्निंग, थर्ड है ट्रायल एंड एरर लर्निंग, और फोर्थ है इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग, और फिफ्थ है क्लासिकल कंडीशनिंग। देखिए हैबिट फॉर्मेशन की बात हमने की थी ऑपरेंट कंडीशनिंग में, यानी कि जिसमें रैट के ऊपर और पीजन के ऊपर जो एक्सपेरिमेंट किए गए थे, तो उसमें जो है रैट को एक व्यवहार करना सिखाया जाता है, कि आदत उसमें डेवलप की जाती है कि अगर वो सही व्यवहार करेगा तो उसको रेनफोर्समेंट मिलेगा, और गलत करने पर उसको पनिशमेंट मिलेगा। तो जो ऑपरेंट कंडीशनिंग थी उसको हम इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग भी कहते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को, कुछ और महत्वपूर्ण एमसीक्यूज को। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। इन ऑपरेंट कंडीशनिंग ही स्ट्रेंथ ऑफ एन ऑपरेंट रिस्पॉन्स इज यूजुअली मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ लीवर प्रेसिंग। देखिए ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी जो दी गई है स्किनर के द्वारा, तो उसमें जो ऑपरेंट रिस्पॉन्स है, जो रैट के द्वारा लीवर को प्रेस किया जाता है, तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लीवर प्रेसिंग, उसको किस में मेजर किया जाता है? पर यूनिट ऑफ टाइम, इन एवरी 5 मिनट्स, एज अ होल, इन अ डे। देखिए यूनिट्स में मेजर किया जाता है, पर यूनिट ऑफ टाइम, या हर 5 मिनट के बाद, एज ए होल, यानी कि कितनी बार उसने लीवर को प्रेस किया उसको मेजर किया जाता है, या एक दिन में कितनी बार उसने लीवर को प्रेस किया। तो देखिए फ्रीक्वेंसी ऑफ लीवर प्रेसिंग, यानी कि लीवर को प्रेस करने की जो फ्रीक्वेंसी है उसको पर यूनिट में मेजर किया जाता है। 5 मिनट, एज अ होल, एज अ डे मेजर नहीं किया जाता है, यूनिट में उसका मेजरमेंट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं।
शिफ्टिंग फ्रॉम राइट हैंड ड्राइविंग इन यूएसए टू अ लेफ्ट हैंड ड्राइविंग इन इंडिया इज एन इलिस्ट्रेशन ऑफ। देखिए राइट हैंड ड्राइविंग जो है यूएसए में की जाती है और लेफ्ट हैंड ड्राइविंग इंडिया में की जाती है। तो अगर राइट हैंड ड्राइविंग को शिफ्ट करना है लेफ्ट हैंड ड्राइविंग में तो वो किस तरह का एक एग्जाम्पल होगा, उससे क्या पता चलता है? वो नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग होगा, पॉजिटिव ट्रांसफर होगा, न्यूट्रल होगा या बहुत पॉजिटिव, न्यूट्रल और पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग होगा। देखिए ये नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग होगा क्योंकि अगर राइट हैंड टू राइट हैंड शिफ्ट किया जाता तो वो पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग होता है। यहाँ पर क्या हो रहा है, राइट हैंड ड्राइविंग को लेफ्ट हैंड ड्राइविंग में शिफ्टिंग की जा रही है, तो ये एक तरह से नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? टू इंक्रीज चिल्ड्रन टू एंजॉय अर्थमेटिक यू शुड। देखिए बच्चे जो है अर्थमेटिक को एंजॉय करें यानी कि गणित को एंजॉय करें, इसके लिए आप किस तरह से उनको इंक्रेज करेंगे, उनका उत्साहवर्धन करेंगे। पनिश देम व्हेन दे मेक अ मिस्टेक्स, यानी कि बच्चों को पनिशमेंट देंगे जब वो कोई गलती करते हैं। रिवॉर्ड देम एवरी टाइम दे गेट एन आंसर राइट, यानी कि बच्चों को हर बार रिवॉर्ड देंगे जैसे ही वो आंसर को राइट करते हैं। समटाइम्स सरप्राइज देम विद अ रिवॉर्ड व्हेन दे गेट एन आंसर राइट, या कभी कभी उसको सरप्राइज देंगे एज अ रिवॉर्ड, यानी कि जब वो आंसर ठीक कर रहा है तो उसको सरप्राइजली जो है रिवॉर्ड करेंगे या इग्नोर कर देंगे। आपके ये 4 ऑप्शन है, इनमें से क्या करेक्ट होगा? तो देखिए पनिशमेंट नहीं देंगे जब वो गलती करेगा तो इससे बच्चा मोटिवेट ना होकर डिमोटिवेट हो जाएगा। हर टाइम रिवॉर्ड देंगे तो उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है उस चीज की। तो क्या किया जाएगा, सरप्राइजली बच्चे को कभी कभी रिवॉर्ड दे देना चाहिए जब वो करेक्ट आंसर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। टू बी क्लास एज अ फोबिया अ फियर मस्ट बी बॉर्न। देखिए क्लास को वो एज अ फोबिया मानते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा उनके दिमाग में डर पैदा हो गया है किसी क्लास के प्रति। तो वो डर किस प्रकार का होगा, बच्चों के दिमाग में जो डर पैदा हो गया है? रैशनल एंड लाइफ थ्रेटनिंग, अनएक्सप्लेन्ड एंड अनकॉन्शियस, स्ट्रॉन्ग लिव्ड एंड डेंजरस, या स्ट्रॉन्ग एंड इरेशनल। देखिए जो डर है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग और इरेशनल है, रैशनल नहीं है, इरेशनल है। इरेशनल का मतलब जिसका कोई लॉजिक नहीं है। तो उन्होंने क्लास को जो फोबिया मान लिया है, तो जो डर होगा वो स्ट्रॉन्ग और इरेशनल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आफ्टर बीइंग बीटन बाय अ बिग एल्स्टियन डॉग, Hugo was scared of other big dogs, but he was not scared of little dogs like Chihuahuas. This pattern demonstrates। देखिए एक बड़े डॉग एल्स्टियन डॉग के द्वारा काटे जाने पर जो ह्यूगो डॉग है वो बड़े डॉग से डरता है, लेकिन वो छोटे डॉग्स जैसे चिवावा इस तरह के जो डॉग हैं, जो छोटे डॉग होते हैं, उनसे वो नहीं डरता। तो ये जो पैटर्न है ये क्या शो करता है? शेपिंग, नेगेटिव पनिशमेंट, डिस्क्रिमिनेशन या लेटेंट लर्निंग। देखिए ये डिस्क्रिमिनेट को शो करता है, यानी कि उसने डिस्क्रिमिनेट करना सीख लिया है कि बड़े डॉग से डरना है और छोटे डॉग से वो नहीं डरता है, तो उसने डिस्क्रिमिनेट कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये देखते हैं। यू आर ऑनलाइन वन इवनिंग when an advert appears showing your favorite movie star wearing a new brand of sunglasses. The advertiser hopes that your positive feelings towards the movie star will make you want the sunglasses. In this situation, the sunglasses would be the unconditioned stimulus, unconditioned response, conditioned stimulus, कंडीशन रिस्पॉन्स। देखिए सबसे पहले तो हम क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि आप एक शाम ऑनलाइन होते हैं और एक एडवर्टाइजर यानी कि जो विज्ञापन करता है वो आपके फेवरेट मूवी स्टार को एक न्यू ब्रांड के सनग्लासेस पहने हुए दिखाता है, और एडवर्टाइजर जो है वो ये उम्मीद करता है कि आपकी जो आपके फेवरेट मूवी स्टार के प्रति पॉजिटिव फीलिंग्स है, यानी कि जो मूवी स्टार आपको बहुत अच्छा लगता है उससे आपके दिमाग में भी ये फीलिंग पैदा होंगी कि आप भी उस सनग्लासेस के प्रति अट्रैक्ट होंगे। ये उम्मीद कौन कर रहा है? एडवर्टाइजर कर रहा है। तो ये सिचुएशन में जो सनग्लासेस हैं वो क्या हैं? अनकंडीशनड स्टिमुलस है, यानी कि कोई कंडीशन नहीं है, अनकंडीशनड रिस्पॉन्स है, कंडीशनड स्टिमुलस है या कंडीशनड रिस्पॉन्स। देखिए अनकंडीशनड रिस्पॉन्स और कंडीशनड रिस्पॉन्स की तो यहाँ बात ही नहीं हो रही है। अब यहाँ जो सनग्लासेस हैं वो है स्टिमुलस का काम कर रहे हैं।
अनकंडीशनड स्टिमुलस नहीं है क्योंकि जो विज्ञापन करता है, जो एडवर्टाइजर है, वो उम्मीद कर रहा है कि आपके दिमाग में भी उसी तरह की कंडीशनिंग हो जाएगी कि आप भी उन सनग्लासेस के प्रति अट्रैक्ट होंगे। तो यहाँ एक तरह से कंडीशनिंग करवाई जा रही है। तो ये क्या है, कंडीशनड स्टिमुलस का काम करेंगे सनग्लासेस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। People who have a lot of dental problems often come to dislike even the smell of their dentist office. The smell represents unconditioned stimulus, unconditioned response, conditioned stimulus और conditioned response। देखिए क्वेश्चन क्या है, जिन लोगों को दांतों की बहुत ज्यादा समस्या होती है, हैव अ लॉट ऑफ डेंटल प्रॉब्लम्स, तो उनके साथ अक्सर क्या होता है कि जो डेंटिस्ट ऑफिस होता है तो उससे जो स्मेल आती है उसको भी वो अनलाइक करते हैं, यानी कि डिसलाइक करते हैं। जो स्मेल डेंटिस्ट ऑफिस से आ रही है उससे भी वो इरिटेट हो जाते हैं, उसको डिसलाइक करते हैं। तो यहाँ पर जो स्मेल है वो किसको रिप्रेजेंट करती है, अनकंडीशनड स्टिमुलस, अनकंडीशनड रिस्पॉन्स या कंडीशनड स्टिमुलस या कंडीशनड रिस्पॉन्स। देखिए रिस्पॉन्स की तो बात ही नहीं हो रही है, या तो अनकंडीशनड स्टिमुलस या कंडीशनड स्टिमुलस। तो अनकंडीशनड स्टिमुलस है नहीं क्योंकि किसी प्रकार की कंडीशनिंग हो रही है। यहाँ पर स्मेल के साथ क्या कंडीशनिंग हो रही है कि जिनको ज्यादा प्रॉब्लम है, डेंटल प्रॉब्लम है, वो जो डेंटिस्ट ऑफिस से स्मेल आ रही है उसको भी वो डिसलाइक करते हैं। तो यहाँ पर जो स्मेल है वो एक तरह से कंडीशनड स्टिमुलस का काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। टेकिंग अवे अ पर्सन्स कार आफ्टर दे हैव बीन कॉट स्पीडिंग वुड बी एन एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव पनिशमेंट, नेगेटिव पनिशमेंट, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। देखिए किसी व्यक्ति को पकड़ लेना जब वो बहुत तेज स्पीड में कार को चला रहे हैं, तो पुलिस के द्वारा अगर कोई व्यक्ति पकड़ा जाता है तो ये किस प्रकार का एग्जाम्पल है, पॉजिटिव पनिशमेंट, नेगेटिव पनिशमेंट, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट या नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। देखिए रीइंफोर्समेंट तो यहाँ पर है ही नहीं, यानी कि उस व्यक्ति को पुनर्बलन नहीं दिया जा रहा है, ना ही पॉजिटिव और ना ही नेगेटिव। तो ये क्या है, ये एक तरह का पनिशमेंट है। पॉजिटिव है या नेगेटिव, पॉजिटिव पनिशमेंट भी नहीं है, यहाँ पर नेगेटिव पनिशमेंट है क्योंकि किसी व्यक्ति के गलती करने पर उससे कुछ रिमूव करना, तो वो होते हैं नेगेटिव पनिशमेंट। और आप नेगेटिव पनिशमेंट, पॉजिटिव पनिशमेंट, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट को डिटेल में देखना चाहते हैं तो आप ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी जो मैंने डाली हुई है उसको डिटेल में देखेंगे तो वहां पर आपको हर स्टेप क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। एनिमल्स आर मोस्ट लाइकली टू लर्न एसोसिएशंस दैट प्रमोट सर्वाइवल, हैप्पीनेस, एक्सटिंक्शन, डिस्क्रिमिनेशन। देखिए जो एनिमल्स होते हैं वो एसोसिएट करना सीखते हैं, तो ये किस चीज को प्रमोट करता है, सर्वाइव कर रहे हैं, हैप्पी है, एक्सटिंक्शन हो रहा है या डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं। देखिए वो सर्वाइव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। रिसर्च इंडिकेट्स दैट एक्सपोजर टू वायलेंट टीवी वीडियो गेम्स। देखिए टीवी या वीडियो गेम्स में जो वायलेंस दिखाया जाता है उससे किस चीज को बढ़ावा मिलता है, हैज नो इम्पैक्ट ऑफ एग्रेशन, यानी कि एग्रेशन पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, या एग्रेशन को बढ़ावा मिलता है, रिड्यूस होता है, या काइंडनेस की जो एक्ट्स है उनको प्रमोट किया जाता है। तो देखिए काइंडनेस का तो मतलब ही नहीं है, जो वायलेंस टीवी वीडियो गेम में दिखाया जाता है वो एग्रेशन को इंक्रीज करते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है और आप लोगों के लिए हेल्पफुल है तो प्लीज इन्हें लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आज की इस वीडियो में हम लर्निंग और लर्निंग थ्योरीज से रिलेटेड जो एमसीक्यू सीरीज मैंने स्टार्ट की हुई है उसका पार्ट 6 डिस्कस करेंगे, यानी कि कुछ और इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। एमसीक्यूज को स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि लर्निंग में हम कितने टॉपिक्स कंप्लीट कर चुके हैं। तो लर्निंग से रिलेटेड यानी कि अधिगम से रिलेटेड ये 16 वीडियोस मैं कंप्लीट करवा चुकी हूं और आज का हमारा टॉपिक है कुछ और इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज अबाउट लर्निंग एंड थ्योरीज।
तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को कुछ और इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज अबाउट लर्निंग एंड थ्योरीज ऑफ लर्निंग। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। बंडूरा स्टेट्स दैट children acquire responses through modeling, which is also known as learning through practice, learning by insight, observational learning और learning by reward। देखिए, बंडूरा की सोशल लर्निंग थ्योरी हमने कल ही डिस्कस की थी। कल की वीडियो में मैंने इसको बिल्कुल डिटेल में आप लोगों को समझाया है। अगर आप इस थ्योरी को बहुत अच्छे से पूरी वीडियो को देखेंगे तो आपको एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो बंडूरा ने की जो हमने थ्योरी की थी उसमें हमने कल देखा था कि जो बच्चे हैं वो ऑब्जर्वेशन, इमिटेशन और मॉडलिंग के थ्रू सीखते हैं। तो क्वेश्चन क्या है कि बंडूरा ये कहते हैं कि बच्चे जो है मॉडलिंग के द्वारा रिस्पॉन्सेज एक्वायर करते हैं, यानी कि वो किसी को अपना रोल मॉडल मान लेते हैं और उसी के अकॉर्डिंग वो रिस्पॉन्सेज करते हैं। तो इस तरह की जो लर्निंग है उसको किस और नाम से जाना जाता है, तो इसको हम कहेंगे ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, यानी कि बच्चे उसी को अपना रोल मॉडल मानते हैं जिसको वो अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं। ऑब्जर्व करने के बाद अगर उनको अच्छा लगता है तो उसी की तरह बनने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। हु हैज डिफाइंड परसेप्चुअल लर्निंग as an increase in the ability to extract information from the environment as a result of experience or practice with the stimulation coming from it। देखिए, परसेप्चुअल लर्निंग का मतलब होता है अवधारणात्मक अधिगम, यानी कि किस तरह से हम चीजों को सीखते हैं, देखकर, सुनकर, ऑब्जर्व करके, इमिटेट करके। तो उसकी एक तरह से डेफिनेशन यहाँ दी गई है। क्या है परसेप्चुअल लर्निंग की? एन इंक्रीज इन द एबिलिटी टू एक्सट्रैक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एनवायरनमेंट, यानी कि पर्यावरण से प्राप्त होने वाली उत्तेजना के साथ एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस, अनुभव या अभ्यास के परिणाम स्वरूप जानकारी जो निकालने की क्षमता है उसमें उसकी एबिलिटी को इंक्रीज करना। तो उसके रूप में इसको परसेप्चुअल लर्निंग को परिभाषित किया गया है। तो ये किसके द्वारा दी गई है ये डेफिनेशन? तो आपका फर्स्ट ऑप्शन है इवान पावलोव, वर्दाइमर, बीएफ स्किनर, एलेनोर गिब्सन और जेबी वॉटसन। तो परसेप्चुअल लर्निंग की ये जो डेफिनेशन है वो एलेनोर गिब्सन के द्वारा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। पार्शियल रीइंफोर्समेंट इज ऑफन कॉल्ड इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट, शेड्यूल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट, स्पैन ऑफ रीइंफोर्समेंट, रीइंफोर्समेंट शेड्यूल। देखिए, पार्शियल रीइंफोर्समेंट का मतलब होता है कुछ टाइम पीरियड के बाद रीइंफोर्समेंट देना। तो वो हमने जो दो तरह की रीइंफोर्समेंट की बात की थी, एक होता है कॉन्टिन्यूस रीइंफोर्समेंट और दूसरा है पार्शियल रीइंफोर्समेंट। तो वो शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट के ही दो पार्ट हैं। तो पार्शियल का मतलब होता है इंटरमिटेंट, यानी कि कुछ हिस्सों में रीइंफोर्समेंट देना, कुछ टाइम पीरियड या कुछ रेशियो के बाद रीइंफोर्समेंट देना, तो उसको हम इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। Who propounded the expectancy theory of learning? देखिए, एक्सपेक्टेंसी थ्योरी किसके द्वारा दी गई है? गुथ्री, क्लार्क हल, टॉलमैन या थॉर्नडाइक। तो जो ये एक्सपेक्टेंसी थ्योरी है ये अभी हमने नहीं की है। ये थ्योरी जो है टॉलमैन के द्वारा दी गई है और इसको हम अगली ही वीडियो में डिस्कस करेंगे डिटेल में। देखिए, क्वेश्चन क्या है, आइए समझते हैं। प्रोएक्टिव इनहिबिशन रिफर्स टू द लर्निंग ऑफ ए having a detrimental effect on the learning of B, so it is a। देखिए, दो टर्म है इस क्वेश्चन में, एक है प्रोएक्टिव इनहिबिशन और दूसरा है डेट्रीमेंटल इफेक्ट। तो प्रोएक्टिव इनहिबिशन का मतलब होता है जो हमारी लर्निंग की डिफिकल्टी को इंक्रीज करता है। तो ए की जो लर्निंग है वो इस तरह की है और उसका इफेक्ट जो है बी पर डेट्रीमेंटल इफेक्ट पड़ रहा है। डेट्रीमेंटल का मतलब जो हार्मफुल इफेक्ट है वो पड़ रहा है बी पर। तो ये किस तरह का ट्रांसफर ऑफ इफेक्ट होगा? न्यूट्रल ट्रांसफर ऑफ इफेक्ट, जीरो ट्रांसफर, पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ इफेक्ट या नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ इफेक्ट। देखिए, पॉजिटिव, जीरो और न्यूट्रल इफेक्ट बिल्कुल नहीं है, ये है नेगेटिव इफेक्ट, क्योंकि डेट्रीमेंटल इफेक्ट का मतलब बी पर उसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है, हार्मफुल इफेक्ट पड़ रहा है। तो इसको हम कहेंगे नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। Working with monkeys, Harlow proposed that journal transfer effect from one situation to another may be accounted for by the concept of।
देखिए हार्लो ने जो है मंकीज चिंपैंजीज के साथ काम किया था, तो बंदरों के साथ काम करते हुए हार्लो ने ये प्रोपाउंड किया, ये प्रतिपादित किया कि वन सिचुएशन टू अनदर जनरल ट्रांसफर इफेक्ट, यानी कि एक स्थिति से दूसरी स्थिति में सामान्य स्थानांतरण जो होता है वो प्रभाव की अवधारणा का उससे पता चलता है, उससे जो है इफेक्ट का पता चलता है। तो वो क्या है, उसको उन्होंने किस तरह की लर्निंग का है, लर्निंग हाउ टू लर्न, या इसको हम लर्निंग सेट्स भी कह सकते हैं, साइन लर्निंग, लेटेंट लर्निंग, ग्रेडियंट लर्निंग। देखिए इसको हम कहेंगे लर्निंग हाउ टू लर्न, यानी कि किस तरह से सीखना जो है किस तरह से होता है, या लर्निंग सेट्स भी हम इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सपेरिमेंटल लिटरेचर रिवील्ड दैट एक्सपेरिमेंट्स ऑन लेटेंट लर्निंग वर डन बाय। देखिए लेटेंट लर्निंग का मतलब होता है छुपी हुई लर्निंग, जो कभी भी अचानक काम आ जाती है। तो उस पर जो एक्सपेरिमेंट किए गए थे वो लेटेंट लर्निंग पर जो काम किया था वो किसके द्वारा किया गया था, टॉलमैन एंड हेंजलिक, गिब्सन एंड हार्लो, पेवलव एंड वॉटसन, कोहलर एंड वर्दाइमर। तो देखिए लेटेंट लर्निंग पर जो काम किया गया था वो टोलमैन एंड हेंजलिक के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। Reinforcing a given response only for some times on trials is known as partial reinforcement, continuous reinforcement, reinforcement schedule, no reinforcement। देखिए कुछ रिस्पॉन्सेज को, यानी कि जो रिस्पॉन्सेज है उसको कुछ टाइम पीरियड या कुछ ट्रायल्स के बाद रीइंफोर्समेंट देना, तो वो किस तरह का रीइंफोर्समेंट होगा, वो होगा पार्शियल रीइंफोर्समेंट, यानी कि इसमें हम पार्ट्स में रीइंफोर्समेंट देते हैं। कॉन्टिन्यूस होगा नहीं, क्योंकि कॉन्टिन्यूस रीइंफोर्समेंट में तो हर रिस्पॉन्स के बाद रीइंफोर्समेंट दिया जाता है, तो ये होगा आपका पार्शियल रीइंफोर्समेंट शेड्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। द ग्रेट लर्निंग थ्योरिस्ट Clark Hull was influenced by the moderate wing of Gestalt psychology, behavioristic orientation, psychoanalytic literature, logical positivism and by conventionalism। देखिए जो क्लार्क हल साइकोलॉजिस्ट हैं वो बिहेवियरिस्टिक ओरिएंटेशन यानी कि बिहेवियरिज्म से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग इज ऑल्सो नोन एज क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट मॉडलिंग या मैनिपुलेशन। देखिए ऑब्जर्वेशनल लर्निंग हमने कल की थ्योरी में ही डिस्कस किया था, एक तरह से उसको हम मॉडलिंग कह सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है और आप लोगों के लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ इन्हें लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आज की इस वीडियो में हम लर्निंग और लर्निंग थ्योरीज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। देखिए एमसीक्यू सीरीज जो मैंने स्टार्ट की थी उसका आज ये 7वां पार्ट है और लर्निंग का भी आज ये लास्ट वीडियो रहेगा। इसके बाद हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि लर्निंग से ही रिलेटेड है, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। देखिए आज की इस वीडियो को मैं स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि लर्निंग और लर्निंग थ्योरीज से रिलेटेड ये 18 वीडियोस आज कंप्लीट हो जाएंगी। तो लर्निंग और लर्निंग थ्योरीज का टॉपिक जितना भी पोर्शन आपका बीएड में है, एमएड में है, सीटेट में है, एचटेट, DSSB, मतलब लर्निंग से रिलेटेड मैंने ऑलमोस्ट कंप्लीट कराने की कोशिश की है। फिर भी अगर कोई टॉपिक मिस हो गया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इन टॉलमैन्स रिवीजन इन हिज सिस्टम रिप्रेजेंट्स मोटिवेशनल प्रिंसिपल्स ऑफ फ्रॉइड। देखिए टॉलमैन के द्वारा जो साइन लर्निंग थ्योरी दी गई है, यानी कि टॉलमैन का जो चिन्ह सिद्धांत है उसमें जो है उन्होंने लर्निंग के 6 टाइप्स की बात की गई है। तो उसमें से यहाँ 4 टाइप्स दिए हुए हैं, तो वो ये पूछना चाह रहे हैं कि कौन सा जो टाइप है वो फ्रॉइड के मोटिवेशनल प्रिंसिपल्स को रिप्रेजेंट करता है। इक्विवेलेंस बिलीफ्स, ड्राइव डिस्क्रिमिनेशन, कैथेक्स और फील्ड कॉग्निशन मॉड। तो फ्रॉइड के द्वारा जो है मोटिवेशन की साइको एनालिटिक थ्योरी दी गई है और साइको एनालिटिक थ्योरी में उन्होंने कहा है कि जो अनकॉन्शियस साइकोलॉजिकल फोर्सेस हैं जैसे कि हिडन डिजायर्स और मोटिव्स, वो भी किसी इंडिविजुअल के व्यवहार को शेप देते हैं। तो एक तरह से फॉर्मेशन ऑफ कैथेक्स की बात की गई है। तो इसमें जो है इस क्वेश्चन में जो कैथेक्स टर्म है वो फ्रॉइड के साइको एनालिटिक सिद्धांत से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। According to social learning theory,
learning through facing the result after actual participation in the task is known as। देखिए सोशल लर्निंग थ्योरी में यानी कि किसी काम में पार्टिसिपेट करते हुए उसकी रिजल्ट को फेस करना, तो ये किस तरह की लर्निंग है, यानी कि डायरेक्ट जो है उस काम में भागीदार बनते हुए उसकी रिजल्ट को फेस करना। इन एक्टिव लर्निंग, ऑब्जर्वेशनल, विकेरियस या डिफरेंशियल लर्निंग। देखिए इन एक्टिव लर्निंग होगा क्योंकि डायरेक्ट किसी काम में इन्वॉल्व होकर पार्टिसिपेट करते हुए उसको रिजल्ट को फेस करना। ऑब्जर्वेशनल, विकेरियस और डिफरेंशियल लर्निंग बिल्कुल नहीं है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। तृप्ति टीचेस क्लास 8 एंड ऑलवेज ट्राई टू एम्फसाइज ऑन कॉग्निटिव एस्पेक्ट सच एज बिलीव्स, self perception and expectations। तृप्ति believes in which theory of learning given below। देखिए तृप्ति किस थ्योरी में बिलीव करती है, 8th क्लास को टीच करिए, वो कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स जैसे कि बिलीफ, सेल्फ परसेप्शन और एक्सपेक्टेशंस पर फोकस करती है। तो तृप्ति एक तरह से कौन सी लर्निंग की थ्योरी में बिलीव करती है, सोशल कल्चर थ्योरी, सोशल कॉग्निटिव थ्योरी, बिहेवियरिस्ट लर्निंग थ्योरी या ह्यूमनिस्टिक लर्निंग थ्योरी। तो तृप्ति जो है सोशल कॉग्निटिव थ्योरी की बात कर रही है क्योंकि समाज के कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स पर वो फोकस कर रही है। लर्निंग रिफर्स टू नॉलेज दैट ओनली बिकम्स क्लियर व्हेन अ पर्सन हैज एन इंसेंटिव टू डिस्प्ले इट, ओनली व्हेन द चाइल्ड इज ऑफर्ड सम फॉर्म ऑफ रीइंफोर्समेंट फॉर कंप्लीटिंग द प्रॉब्लम डज दिस लर्निंग रिवील इटसेल्फ। क्वेश्चन क्या है देखिए, डैश लर्निंग रिफर्स टू नॉलेज दैट ओनली बिकम्स क्लियर। देखिए अधिगम ज्ञान को संदर्भित करता है जो केवल तब स्पष्ट हो जाता है जब किसी व्यक्ति को इसको डिस्प्ले करने का मौका मिलता है या उसको कुछ रीइंफोर्समेंट दिया जाता है उस प्रॉब्लम को कंप्लीट करने पर, तब जो है इस तरह की लर्निंग रिवील होती है, इस तरह के अधिगम का पता चलता है। तो किस तरह की लर्निंग है ये, अप्रोच लर्निंग, एस्केप लर्निंग, अवॉइडेंस लर्निंग या लेटेंट लर्निंग। यानी कि लर्निंग का तब पता चलता है जब कुछ प्रॉब्लम आती है, जब मौका मिलता है तब वो उसको डिस्प्ले करता है या उसको कुछ रीइंफोर्समेंट दिया जाता है जब उस प्रॉब्लम को कंप्लीट करता है। तो एक तरह से ये लेटेंट लर्निंग है, यानी कि हिडन लर्निंग। लेटेंट लर्निंग का मतलब होता है छुपी हुई लर्निंग, हिडन लर्निंग, यानी कि जब मौका मिलता है, जब जरूरत पड़ने पर वो लर्निंग ऑटोमेटिक बाहर आ जाती है, तो उसको हम कहेंगे लेटेंट लर्निंग। और लेटेंट लर्निंग का जो कॉन्सेप्ट है वो टॉलमैन के द्वारा दिया गया है। देखिए लेटेंट लर्निंग क्या होती है, जैसे एक बच्चा डेली अपने फादर के साथ स्कूल जाता है, यानी कि उसके फादर डेली उसको स्कूल ले जाते हैं और वापस लेके आते हैं। तो एक दिन बाय चांस उसके फादर नहीं आ पाते हैं तो बच्चा जो है स्कूल से अपने आप घर आ जाता है, यानी कि उसको वो रास्ता पता था लेकिन उसने कभी यूज नहीं किया था अकेले। तो लेटेंट का मतलब हिडन लर्निंग, जब जरूरत पड़ने पर वो लर्निंग जो है ऑटोमेटिक बाहर आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। व्हाट इज एडवर्ड टॉलमैन बेस्ट नॉन फॉर। देखिए एडवर्ड टॉलमैन को किसके लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है, कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म, कॉग्निटिव मैप और लर्निंग ग्राफ या रीइंफोर्समेंट। तो टॉलमैन को सबसे ज्यादा कॉग्निटिव मैप के लिए जाना जाता है। कॉग्निटिव मैप पर उन्होंने बहुत ज्यादा फोकस किया है, अपनी जो साइन लर्निंग थ्योरी दी है उसमें उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को दिया है। कॉग्निटिव मैप का मतलब व्यक्ति के दिमाग में कुछ संज्ञान यानी कि एक मानचित्र टाइप का बन जाता है, ठीक है, कुछ इमेजेस बन जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कंप्लीट द सीक्वेंस ऑफ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, अटेंशन, डैश, प्रोडक्शन एंड मोटिवेशन। देखिए ऑब्जर्वेशनल लर्निंग का जो कॉन्सेप्ट है वो बंडूरा के द्वारा अपनी सोशल लर्निंग थ्योरी में उन्होंने ऑब्जर्वेशनल लर्निंग की बात की है और मॉडलिंग प्रोसेस में उन्होंने 4 स्टेप्स बताए थे। तो उन स्टेप्स का सीक्वेंस क्या होगा, तो आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, बिहेवियर, ऑब्जर्वेशन, रीइंफोर्समेंट या रिटेंशन। तो देखिए 4 स्टेप्स की उन्होंने जो बात की थी, तो उसमें फर्स्ट है अटेंशन, दूसरा है रिटेंशन। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, अटेंशन, रिटेंशन, प्रोडक्शन और मोटिवेशन। प्रोडक्शन की जगह रिप्रोडक्शन भी हम कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म इन द लर्निंग प्रोसेस परसीव्ड बाय बंडूरा मींस दैट इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। देखिए रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म का कॉन्सेप्ट जो है बंडूरा के द्वारा अपनी सोशल लर्निंग थ्योरी में दिया गया है, जिसमें इंडिविजुअल और सोसाइटी का मतलब क्या है, यानी कि इफेक्ट ईच अदर, प्ले अ रोल टुगेदर इन लर्निंग, समटाइम्स अफेक्ट ईच अदर या नन ऑफ द अबव।
तो देखिए इंडिविजुअल और सोसाइटी जो है एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। इस कॉन्सेप्ट को मैंने जो बंडूरा की सोशल लर्निंग थ्योरी है उसमें अच्छे से आप लोगों को एक्सप्लेन किया है। तो उस थ्योरी को आप देखेंगे तो आपको रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा, यानी कि इसमें जो है इंडिविजुअल और सोसाइटी एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। कबीर ऑब्जर्व्ड अ बाइक स्टंट इन अ मूवी वेयर द स्टंट मैन गॉट इंजर्ड। Kabir thought, I will never do like this. Which one of the theories suggested below can explain the given situation with reference to learning? देखिए कबीर एक बच्चा हो सकता है, कोई व्यक्ति हो सकता है, तो वो ऑब्जर्व करता है एक मूवी में बाइक स्टंट को, और उस स्टंट में वो देखता है कि जो व्यक्ति स्टंट कर रहा था वो इंजर्ड हो जाता है। तो कबीर सोचता है कि मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा, यानी कि उसने एक तरह से ऑब्जर्व किया और उसने इमेज बना ली कि मैं लाइफ में ऐसा कभी नहीं करूंगा। तो ये किस तरह की थ्योरी को एक तरह से एक्सप्लेन कर रहा है, कौन सी थ्योरी की यह बात हो रही है? सोशल कल्चर थ्योरी ऑफ लर्निंग, सोशल कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ लर्निंग, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म या बिहेवियरिस्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग। तो यहाँ पर जो है सोशल कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ लर्निंग की बात हो रही है, जो दी गई है बंडूरा के द्वारा, यानी कि ऑब्जर्वेशनल लर्निंग की एक तरह से बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। चिल्ड्रन शुड बिहेव एग्जाम्पलरी, दिस थ्योरी इज रिलेट टू विच प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग। देखिए बच्चों के सामने अनुकरणीय व्यवहार करना चाहिए। तो ये जो थ्योरी है ये लर्निंग के किस सिद्धांत की बात कर रही है? ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, एंशिएंट कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग या लेटेंट लर्निंग। तो जब बच्चे अनुकरण के द्वारा सीखते हैं, बच्चे ऑब्जर्व करके सीखते हैं, यानी कि बच्चों के सामने एक एग्जाम्पल पेश किया जाना चाहिए, तो वो किस तरह की लर्निंग होती है? यानी कि बच्चे अनुकरण के द्वारा सीखते हैं, ऑब्जर्व करके सीखते हैं। तो यहाँ पर ऑब्जर्वेशनल लर्निंग की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। Which of the following learning principles has a synergy between stimulus and stimulant? यानी कि स्टिमुलस और स्टिमुलस की बात किस लर्निंग थ्योरी में की गई है? ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, एंशिएंट कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग और लेटेंट लर्निंग। देखिए ऑपरेंट कंडीशनिंग में जो है एसआर पर फोकस किया गया है, यानी कि स्टिमुलस और रेस्पॉन्स की बात की गई है। लेकिन जो स्टिमुलस और स्टिमुलस की जो बात है वो किसमें की गई है? टॉलमैन का जो साइन सिद्धांत दिया गया है, टॉलमैन के द्वारा जो साइन गेस्टाल्ट थ्योरी की बात की गई है, उसमें उन्होंने स्टिमुलस और स्टिमुलस पर फोकस किया है, यानी कि व्हाट लीड्स टू व्हाट। तो यहाँ पर एक तरह से टॉलमैन के द्वारा जो लेटेंट लर्निंग का कॉन्सेप्ट दिया गया है वो यहाँ पर होगा, यानी कि लेटेंट लर्निंग की यहाँ पर बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं क्या है। द हायरार्किकल हाईएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग प्रपोज्ड बाय गेने इज। देखिए गेने के द्वारा जो हायरार्की पदानुक्रमिक सिद्धांत दिया गया है, 8 टाइप्स ऑफ लर्निंग की उन्होंने बात की थी। इस थ्योरी को भी हमने बहुत ज्यादा डिटेल में किया है, आप जरूर देखिएगा। तो उन्होंने 8 टाइप्स की जो बात की थी उसमें जो है उनकी जो हायरार्की है उसमें लर्निंग का हाईएस्ट लेवल कौन सा है? प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग, थ्योरी लर्निंग, कॉन्सेप्ट लर्निंग या स्किल लर्निंग। तो हमने देखा था हाईएस्ट लेवल क्या था? प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। विच स्टेटमेंट अबाउट लर्निंग इज फॉल्स। यानी कि अधिगम के बारे में कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है? देयर इज अ चेंज इन लर्निंग बिहेवियर, ये करेक्ट है। नेक्स्ट है लर्निंग इज डिफरेंट फ्रॉम एग्जीक्यूशन, यानी कि लर्निंग जो है एग्जीक्यूशन से डिफरेंट होती है, ये भी सही है। देयर इज अ रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर। देखिए व्यक्ति के व्यवहार में परमानेंट चेंज लाती है लर्निंग, ये भी करेक्ट है। लर्निंग अकर्स ड्यू टू ग्रोथ एंड मैच्योरिटी, यानी कि जैसे ग्रोथ और मैच्योरिटी बढ़ेगी उस वैसे ही व्यक्ति की लर्निंग बढ़ेगी, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ग्रोथ और मैच्योरिटी का लर्निंग से कोई संबंध नहीं है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। विच लर्निंग इज कॉग्निटिव थ्योरी। देखिए कौन सी लर्निंग की कॉग्निटिव थ्योरी से रिलेटेड है? ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, एंशिएंट कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग या लेटेंट लर्निंग। तो देखिए आपकी ऑपरेंट, एंशिएंट और ऑब्जर्वेशनल लर्निंग नहीं होगा, आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, यानी कि लेटेंट लर्निंग, यानी कि कॉग्निटिविज्म से संबंधित है लेटेंट लर्निंग। क्योंकि ऑब्जर्वेशनल लर्निंग में व्यक्ति डायरेक्ट ऑब्जर्व करके सीख रहा है, लेकिन लेटेंट लर्निंग में क्या है कि ये एक तरह से हिडन लर्निंग होती है। जब जरूरत होती है उस लर्निंग की तो वो व्यक्ति के काम आती है, यानी कि वहां पर व्यक्ति का संज्ञान काम कर रहा है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, और लर्निंग थ्योरीज से रिलेटेड आज ये लास्ट टॉपिक था, यानी कि लर्निंग से रिलेटेड मैं
18 वीडियोस बना चुकी हूँ, कोई भी टॉपिक मैंने नहीं छोड़ा है। एमसीक्यू सीरीज भी मैंने साथ साथ करवाई है। फिर भी आप लोगों के कोई कमेंट्स होते हैं, कोई क्वेरीज हैं, तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। और अगली वीडियो में हम लर्निंग से ही रिलेटेड एक और टॉपिक है, लर्निंग से मिलता जुलता, यानी कि ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, उसको स्टार्ट करेंगे।